Hello dear students, today we will start new chapter radioactivity. Radioactivity. जूनियर क्लासेस में भी आपने इस टॉपिक को सुना होगा, इसके बारे में कुछ स्टडी किया होगा। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट होगा तो उसमें से कुछ रेडिएशंस का एमिशन होता है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन समथिंग। तो रेडियो एक्टिविटी को हम जो बहुत सिंपल डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई by emission of radiations like alpha, beta, gamma is called radioactivity. Okay? Always remember radioactivity एक न्यूक्लियस फिनोमेना है, मीन्स इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होता है और फाइनली फिर वो एक स्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने काइनेटिक्स में कलेक्ट की थी वो सब हमारे लिए इस चैप्टर में यूजफुल होंगी। ओके, रेडियो एक्टिविटी में जब हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन तो उसमें सबसे पहले आप एक जो पॉइंट ध्यान रखें वो क्या है? रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रेडियो एलिमेंट है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस रेट से डिके होगा 35, 40, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो उसी रेट से डिके होगा। या कोई रेडियो एलिमेंट है, आप उसका टेम्परेचर, प्रेशर या वेदर कंडीशंस, जैसे मान लीजिए आप उसको लो प्रेशर पे रखें या हाई प्रेशर पे रखें तो उससे उसके डिसइंटीग्रेशन पर इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। एंड रेडियो एक्टिविटी पर हम जो और डिस्कशन कर सकते हैं वो क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास 14C6 है। ओके, ये सॉलिड है, आइसोटोप है कार्बन का, रेडियो एक्टिव होता है। ओके, रेडियो एक्टिव, फाइन। तो रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस। तो उसमें आप इसके इस पॉइंट को भी और ऐड कर सकते हैं क्या कि अगर मैं इस कार्बन के आइसोटोप को सपोज गैसेस स्टेट में कंसीडर करूं तो भी रेडियो एक्टिव होगा। ओके, और अगर ये केमिकल रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में तो जो CO2 बनाएगा, CO2 इसके ऊपर आप 14 लिख दें तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑर्डिनरी CO2 जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर जो कार्बन का आइसोटोप होता है जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है? 12C6। तो स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन का जो आइसोटोप है वो 12 होता है। ओके, और 14 CO2 इस तरीके से लिखा मतलब वो रेडियो एक्टिव है। फाइन। तो आप फिजिकल स्टेट किसी एलिमेंट की क्या रखते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उससे रेडियो एक्टिविटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। मीन्स वो एलिमेंट जिस भी स्टेट में है उसमें भी रेडियो रहेगा और वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद अगर वो कंपाउंड बना रहा है तब भी वो रेडियो एक्टिव रहेगा। फाइन। अब देखिए, मान लीजिए A एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये B और C में कन्वर्ट हो रहा है। फाइन। तो B और C में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये B कोई स्टेबल आइसोटोप रेडियो हो सकता है, ये C में भी अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या अल्फा बीटा भी हो सकते हैं एक साथ। तो अल्फा, बीटा, गामा का जो एमिशन होता है, अल्फा, बीटा, गामा एमिशन, हम IIT JEE के हिसाब से अल्फा, बीटा, गामा एमिशन के अलावा फ्यूचर में पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की भी बात करेंगे। ओके, ये बहुत इनसे आप फेमिलियर हैं, जूनियर क्लासेस में भी आपने इनका नाम सुना हुआ है। अल्फा बेसिकली डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसको हम रेडियो एक्टिविटी में 4He2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में ये 4He2+ होता है। इसको हम बोलते हैं डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस। बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है, राइट। और जो बीटा पार्टिकल है ये होता है 0e-1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखिए, बीटा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होता है एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। गामा
गामा बेसिकली पार्टिकल नहीं, रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बोल दें, हाई फ्रीक्वेंसी बोल दें, हाई एनर्जी बोल दें। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अल्फा बीटा गामा का आपको बेसिक आइडिया पहले से है। यहाँ पर हम जब न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखेंगे तो 4He2 का मतलब समझना, हम अल्फा लिख रहे हैं, 0e-1 ये बीटा पार्टिकल और गामा सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ऑफ हाई एनर्जी, ओके। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आप बताएं किसकी होती है? आपने सुना होगा गामा रेडिएशंस, देन बीटा, देन अल्फा। पेंट्रेशन पावर भी गामा की सबसे ज़्यादा, देन बीटा, देन अल्फा। अल्फा की मिनिमम होती है। बट आयोनाइजेशन जो पावर है, आयोनाइजेशन पावर ये अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है। इस पर चार्ज भी सबसे ज़्यादा होता है और इसका मास भी सबसे ज़्यादा होता है। सो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा के बारे में एक बेसिक सा आइडिया है। इनके इमिशंस कैसे होते हैं, इनकी कंडीशन जनरली क्या होती है, उसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी बाद में करेंगे, ओके। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, ये फर्दर किसी स्टेबल आइसोटोप बी में और सी में कन्वर्ट हो रहा है। सी आपके अल्फा या बीटा पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो उसके हिसाब से यहाँ पर जो रेट लिखते हैं वो कैसे देखिए, -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ओके। आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मान लीजिए ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होती तो आप क्या लिखते, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C में -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A, फाइन। तो काइनेटिक्स में -dA/dt का मतलब था रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो यहाँ माइनस साइन, dA/dt की जगह लिखा आपने -dN/dt, K की जगह लैम्डा है, इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। और यहाँ मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम लिख रहे हैं N, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एट टाइम T। यहाँ हम नंबर ऑफ एटम्स की टर्म्स में बातें करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जनरली सॉलिड है आपके पास, राइट। तो हम -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू N लिखते हैं, राइट। ये जो लैम्डा है ये क्या है, डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, तो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करते, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये जो डिके कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आप आराम से लिख लें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। n, जब आप -dN/dt लिख रहे हैं तो इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या आप एटम्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एट टाइम t। जब भी आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं आप लिखते हैं एट टाइम t, ओके। -dN/dt को आप सिंपल A बोल सकते हैं। इस A का मतलब होता है एक्टिविटी, इजी लैंग्वेज में ये रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ओके। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेट होने की जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप माइनस डी एन बाई डी टी की जगह सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ओके। मीन्स आप इसको a इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन भी लिख सकते हैं, फाइन। सो a इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, आप ऐसे लिख लें आराम से। तो आप कभी भी किसी टाइम टी पर अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी को जानना चाहते हैं तो उस टाइम पर मुझे उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं लैम्डा को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए कैलकुलेट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो एक्टिविटी के लिए लिख लें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके। सो हम माइनस डी एन बाई टी की जगह अगर ए लिखना चाहें, यस वी कैन। सो ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर आपको कभी n प्रोवाइडेड नहीं है तो आप इसको उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मास को या जो वेट प्रोवाइड कर रखा है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आपको मालूम होता है n की वैल्यू थी 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऐसा करके आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए। तो इससे आप एक्टिविटी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको कभी इनिशियल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रखा है, इनिशियल एक्टिविटी सपोज करिए मैं इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, वी कैन राइट ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट। एन नॉट अंडरस्टूड है क्या होना चाहिए आप बताएं, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। और वी कैन राइट ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा W अपॉन एम, W जगह आप क्या लिखेंगे, W नॉट इंटू एन ए, ओके। और W नॉट अपॉन एम को आप चाहें तो मोल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मीन्स लाइक दिस लैम्डा एन नॉट इंटू एन ए, फाइन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चाहें तो इसको लैम्डा इंटू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मीन्स आपको इनिशियल एक्टिविटी प्रोवाइडेड है और एक्टिविटी एट टाइम टी प्रोवाइडेड, आप इन दोनों को डिवाइड करके इनका रेशियो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू, डिके कांस्टेंट कैंसिल कर दें तो आप इसको वेट का रेशियो भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मोल्स का रेशियो भी लिख सकते हैं, एन नॉट अपॉन एन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है एक्टिविटी के बीच में, आपको जो दिख रहा है इसको हम फ्यूचर में यूज़ भी करेंगे, ओके। सो एक्टिविटी का रेशियो मीन्स वेट का रेशियो, वेट का रेशियो मतलब मोल का रेशियो या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, ओके। इसमें आपको IIT JEE में इस पर बेस्ड डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसके लिए आपको डिके कांस्टेंट, जिसको हम अभी फ्यूचर में हाफ लाइफ से लिंक कर देंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और उसके अलावा यूनिट पर हम बात कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है मेरे बच्चों, वो है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास ऑफ सैंपल, और यूनिट मास एग्जाम में प्रोवाइड नहीं होता, इसको हम 1 ग्राम लेते हैं। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसमें लिखना है एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या आपको एग्जाम में सैंपल लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो वैलिड। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी मीन्स आपके पास अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एग्जामिनर की डिमांड है कि आप इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करें, तो आप उसका वेट W 1 ग्राम लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सैंपल क्यों बोला है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सैंपल लेंगे तो वो 100% प्योर भी हो सकता है और उसके अंदर इम्प्योरिटी भी हो सकती है।
एग्जाम में अगर इम्प्योरिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन रेडियो एक्टिव मानी जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास अगर कोई प्योर सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, आप 1 ग्राम के बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ इम्प्योर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सैंपल, तो मान लीजिए उस रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर 80% आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और 20% इम्प्योरिटीज हैं। ओके, तो 1 ग्राम आप सैंपल का वेट लेंगे। अब उसमें 80% अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका वेट कितना होगा 0.8 ग्राम और इम्प्योरिटी का वेट कितना होगा 0.2 ग्राम। तो आप समझदार हैं, सैंपल की रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। तो 1 ग्राम सैंपल में उसका वेट कितना हो गया 0.8 ग्राम। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे या एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में W की जगह आप कितना वेट रखेंगे 0.8 ग्राम। ओके, और मान लीजिए अगर आपके पास 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का सैंपल है और एग्जामिनर डिमांड करता है कैलकुलेट स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ गिवन रेडियो एक्टिव मिक्सचर, तो उसमें 2 मान लीजिए रेडियो एलिमेंट हैं, तो आप आराम से उन दोनों का मास 1 ग्राम लेंगे, एक का वेट आप x ग्राम ले लेंगे, दूसरे का वेट 1 - x ग्राम ले लेंगे, उन दोनों की जो भी एक्टिविटी आएगी उसका सम कर देंगे तो वो उस रेडियोएक्टिव सैंपल का स्पेसिफिक एक्टिविटी आ जाएगा। तो आपको हमेशा स्पेसिफिक एक्टिविटी जब भी कैलकुलेट करनी होगी तो वो चाहे सैंपल हो या मिक्सचर हो उसका वेट 1 ग्राम लेकर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये रेशियो आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। फेमस यूनिट होती है क्यूरी। 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS आराम से लिख लें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत केयरफुली रीड करेंगे DPM और DPS में डिफरेंस क्या है। DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPM डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 मिली क्यूरी स्मॉल यूनिट है, 3.7 × 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 माइक्रो क्यूरी 3.7 × 10⁻4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बट ध्यान रखें ऐसा यूनिट नहीं माना जाता क्यूरी को। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो आपने कभी बैक्यूरेल का नाम सुना होगा। 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, so we can say 1 curie is equal to 3.7 × 10⁻10 becquerel। ठीक है, तो ये हमारी रेडियो एक्टिविटी की कुछ फेमस यूनिट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो इसको आप नोट कर लें आराम से। अब देखिए हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन होगा तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख रहे हैं -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। ऑलवेज रिमेंबर ऑल रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो -dN/n इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dt। ओके, तो इजी है ये, -ln n इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या थी n0। n0 मीन्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे n0, और टाइम t पर क्या है n। तो डिफरेंशियल फॉर्म में n का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एट टाइम t। फाइन, तो इससे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, -ln n0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। फाइन, तो c का वैल्यू आप यहां रख दें। सो वी कैन राइट -ln n इज इक्वल टू लैम्डा t - ln n0 . 1 + ln n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2 / n - 1 / 2
ओके, और यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln n नॉट अपॉन n। तो इंटीग्रेट करने के बाद आप ये एक यूजफुल रिलेशन ला सकते हैं। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया था n0/n का रेशियो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो रेशियो होगा वेट के रेशियो के बराबर होगा और वो मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/t ln W0 अपॉन W। ओके, वेयर n0 मैंने आपको बताया था इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इसी तरीके से W0 क्या हो जाएगा, वेयर W0 initial weight of radioactive substance A, radioactive substance A, ओके, और W क्या है, weight of radioactive substance A after time t। फाइन, इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या लिखते हैं, आफ्टर टाइम t, n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A आफ्टर टाइम t। तो ये भी आप नोट कर लें आराम से, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो डिसइंटीग्रेशन है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो हम इस पर बेस ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए आप n0 को हम क्या लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ln की टर्म्स में लिखा हुआ है। So we can write number of nuclei of A after time t n। तो n किसके इक्वल आएगा बच्चों, n0 इंटू e raised to the power माइनस लैम्डा t। ओके, तो ये रिलेशन आपको यहां से आराम से दिख रहा है। सो n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेज द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है A, इसका जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो इसके जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपने इनिशियली लिए हैं वो एक्सपोनेंशियली उनका डिके होगा। ओके, तो इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, आप आराम से इसको नोट कर लें। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A और टाइम के साथ में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, n0, तो एक्सपोनेंशियली डिके होगा, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है उसका वैल्यू क्या है, n0। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से। तो हम ऐसा बोलते हैं कि थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, हम अगर इसी फॉर्मूले को अगर और एक्सटेंड करना चाहें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो वेट के रेशियो के इक्वल होगा और वेट का रेशियो मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। n0 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n मोल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A लेफ्ट आफ्टर टाइम t। और उसके अलावा अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्मेट से जो आपने सीखा था k इज इक्वल टू 1/t ln A अपॉन A माइनस x, अगर उससे मैच कराना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln W0 की जगह W0 है अपॉन W की जगह हमने लिखा है W0 माइनस x, वेयर W इज नथिंग, W इज इक्वल टू W0 माइनस x एंड वेयर x इज वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम t। तो आपको अगर x मालूम है या x कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वेट लैम्डा और t की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको डिके कांस्टेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रखा है तो इसको हम हाफ लाइफ से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो हाफ लाइफ से कैसे लिंक करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा आप एक पॉइंट और ध्यान रखें कि जो डिके कांस्टेंट है इसको कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की शो ना करें। आर्नियस इक्वेशन को आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर अप्लाई ना करें। इजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपका डिके कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ए आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसके लिए हमने फॉर्मूला
इंटरप्रेट किया था लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln w नॉट अपॉन w और इक्वल टू 1/t ln w नॉट अपॉन w नॉट माइनस x. w नॉट इनिशियल वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A. w इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, w इज वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A आफ्टर टाइम t. ओके, और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो इस x का मतलब होगा वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम t. ओके, हाफ लाइफ हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ को ऑलरेडी लर्न कर रखा है, राइट? तो हम जानते हैं कि अगर हम हाफ लाइफ का डिस्कशन करेंगे तो मैं t को रिप्लेस करूंगा t हाफ से. एट दिस टाइम जो वेट है आफ्टर टाइम की w वो हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट का आधा. सो w नॉट बाय 2. ओके, सो वी कैन राइट हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाय लैम्डा मीन्स 0.693 बाय लैम्डा. ओके, तो हमको पहले से ही मालूम है कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वेट उसका इनिशियल वेट का आधा हो जाएगा, या अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स डिस्कस कर रहा हूँ तो इनिशियल मोल्स के 50% मोल्स आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग होंगे. ओके, तो यहाँ इन टर्म्स ऑफ वेट लिख रहे हैं हम, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. तो ये हाफ लाइफ इजी पार्ट है, हमने पहले से ऑलरेडी लर्न किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एवरेज लाइफ. अगर हम एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं तो ये टर्म फिजिक्स में आपके पास डिटेल में आएगा. एवरेज लाइफ टी एवरेज ये होता है इनवर्स ऑफ डिके कांस्टेंट 1 बाई लैम्डा, और जो लैम्डा है आपका वो क्या है, ln 2 बाई हाफ लाइफ. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln 2 एंड हाफ लाइफ. ln 2 का वैल्यू है 0.693, तो इसका रिवर्स करके लिखेंगे तो टी एवरेज हो जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. ओके, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखें. ओके, तो ये एवरेज लाइफ होता है 1 बाई लैम्डा, और यू कैन से 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. तो ये फॉर्मूला बेस पार्ट आपको याद होना चाहिए. अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो मैं भी थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूं. ओके, टी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई डिके कांस्टेंट और इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. ये कवर हो गया. ओके, अब देखिए टी एवरेज, एवरेज लाइफ का मीनिंग क्या है, आपके सैंपल में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और इनकी टोटल लाइफ क्या है, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल. तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो मान लीजिए N1 न्यूक्लियाई है, उनकी लाइफ T1 है, N2 न्यूक्लियाई उनका टाइम T2 है, N3 न्यूक्लियाई ऐसे जिनकी लाइफ टाइम T3 है, प्लस डॉट 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 इस तरीके से डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N1 प्लस N2 प्लस N3. ओके, इसको हम टी एवरेज को इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको फॉर्मेट इसका देखें तो मेरे पास क्या है, 0 से इनफाइनाइट में लिमिट लूंगा. ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जिनकी लाइफ क्या है T डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल, इनका सम मैं ले रहा हूं n0. ओके, 0 से इनफाइनाइट की लिमिट क्यों ले रहे हैं, आप जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, सैंपल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 और इनकी लाइफ टाइम कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे. तो आज मैं जो सैंपल लूंगा इनको थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम चाहिए डिके होने के लिए. ओके, सो 0 से इनफाइनाइट पर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे. dn क्या है, इसको और क्लियर कर लें, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके इन dt टाइम
dn, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके इन dt टाइम हुज एज इज t। ये वो न्यूक्लियर हैं जो dt टाइम में डिके होंगे और इनकी लाइफ क्या है t। तो इसको हम 0 से इनफाइनाइट लिमिट लेकर इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तब इसका ओवरऑल फॉर्मूला ये आता है, सॉल्व करने के बाद 1/λ। इसमें जो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैं जो dt टाइम में डिके होंगे जिनकी लाइफ हम क्या मान रहे हैं t। तो इसके लिए यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर, आपको मालूम है -dn/dt क्या होता है, लैम्डा इंटू n, और n क्या है, n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेज़ द पावर -λt। सो -dn इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n0 ई रेज़ द पावर -λt इंटू dt। फाइन, तो ये आपको ऑलरेडी आता -dn/dt फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, लैम्डा इंटू n एंड n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेज़ द पावर -λt। तो आप ये वैल्यू यहाँ रख दें और जो dn का वैल्यू आएगा उसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये ओवरऑल सॉल्व करने के बाद है 1/λ। इसमें आप मैथ्स में जो लॉ पीटर रूल पढ़ते हैं वो अप्लाई होगा, फिजिक्स में भी आप इस टर्म को देख पाएंगे। सो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1/डिके कांस्टेंट। ओके, तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, dn वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैं जो dt टाइम में डिके होंगे जिनकी लाइफ क्या है t, n0 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सैंपल। फाइन, तो ये है एवरेज लाइफ। तो आपको मेरी सजेशन है IIT JEE के हिसाब से कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। आफ्टर एवरेज लाइफ, अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी यूजफुल इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपने देखा हुआ है कि कभी भी गिवन टाइम और हाफ लाइफ के बीच में अगर सिंपल रिलेशन है वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A के मोल्स n हाफ लाइफ के बाद कितने रिमेनिंग होंगे वो इस सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई 2 रेज़ द पावर n। ऐसा क्यों, मैंने आपको काइनेटिक्स में बताया था, हर हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट इनिशियल अमाउंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, मीन्स इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय 2 ये होता है आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय 2 रेज़ द पावर 2। ओके, तो इस तरीके से n हाफ लाइफ के बाद अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल व्हेन गिवन टाइम एंड हाफ लाइफ रिलेटेड विद सिंपल नंबर, मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके, और अगर आप यहाँ वेट ले रहे हैं कि वेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, तो फिर यहाँ लिखेंगे आप इनिशियल वेट ऑफ A डिवाइड बाय 2 रेज़ द पावर n। तो आप वेट या मोल्स किसी भी टर्म्स में इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फाइन, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो IIT JEE के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं वो है कार्बन डेटिंग, मीन्स हाउ वी कैन फाइंड एज ऑफ वुड बेस्ड ऑब्जेक्ट, और हाउ वी कैन फाइंड एज ऑफ रॉक्स और मिनरल्स। फाइन, तो कैसे करते हैं मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा।